दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी लव स्टोरी। ये कहानी है अनुपमा की। इस कमसीन सी लड़की को किसी से इश्क हो जाता है और फिर वह कैसे अपने प्यार की मंजिल को पाती है, यही है इस कहानी में। लेकिन इस दिलचस्प कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लें। आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, सभी चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लें और अपने सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़े से वापस गले, फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति, सुकून है और खामोशी है। अब आप सुनिए ये प्रेम कहानी। 11 वर्ष की आयु से ही अनुपमा उपन्यास पढ़ पढ़कर अपने दिमाग को एकदम बिगाड़ बैठी थी। वह समझती थी मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुरी, जितनी शोभा, जितनी सौंदर्य, जितनी तृष्णा है, सब छानबीन कर, साफ कर उसने अपने मस्तिष्क के भीतर जमा रखी है। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य चरित्र उसका नख दर्पण हो गया है। संसार में उसके लिए सीखने योग्य वस्तु और कोई नहीं है। वह सब कुछ जान चुकी है, सब कुछ सीख चुकी है। वफ़ा को वो जिस तरह से देख सकती है,
प्यार की महिमा को वो जिस तरह से समझ सकती है, दुनिया में और कोई भी उस जैसा समझदार नहीं है। अनुपमा इस बात पर किसी भी तरह यकीन नहीं कर पाती। अनुपमा ने सोचा वह एक फूल की बेल है जिसमें कलियां आ रही हैं। इस हालत में किसी शाख की मदद लिए बिना यह कलियां किसी भी तरह खिल नहीं सकती। इसीलिए अनुपमा ने ढूंढ खोज कर युवक को चुन लिया। 2-4 दिन में ही अपने मन का मीत भी बना डाला। उसे मन का मीत तो बना लिया, लेकिन मुश्किल यह थी कि वह अपना प्यार किस तरह से जताए, कैसे बताए कि वही उसकी लता है। लेकिन उसके मन का मीत उसके मन का हाल ना जान सका। इसके बाद भी अनुपमा के मन में प्यार लगातार बढ़ता ही गया। अमृत में विष, सुख में दुख, मिलन में अलगाव हमेशा से मशहूर रहा है। 2-4 दिन में ही अनुपमा अलगाव के दर्द से कमज़ोर हो गई। एक दिन वह मन ही मन बोली, स्वामी, तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, बदले में प्यार दो या ना दो, मैं तुम्हारी हमेशा के लिए दासी हूँ। जान चली जाए यह स्वीकार है, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगी। अगर इस जन्म में ना पा सकूँ तो अगले जन्म में अवश्य पाऊंगी। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है। घर से मिला हुआ बगीचा भी है, खूबसूरत तालाब भी है। तालाब में चांद का अक्स भी दिखता है, कमल भी खिलते हैं, कोयल भी गीत गाती है और भौरे भी गुनगुनाते हैं। यहाँ पर घूमती फिरती वह जुदाई की पीड़ा को महसूस करने लगी। सर के बाल खोलकर सजावट उतार फेंकी, शरीर में मिट्टी मल लिया और प्रेम योगिनी बन गई। कभी सरोवर के पानी में अपने मुंह को देखने लगती, तो कभी अपने आँखों से पानी बहाती हुई गुलाब के फूल को चूमने लगती। कभी आंचल बिछाकर पेड़ के नीचे सोती हुई आहें भरती और गहरी गहरी सांसें छोड़ती। खाने में रुचि नहीं रही, सोने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई। मेकअप से बड़ा वैराग्य हो गया। कहानी किस्सों की तरह बेपरवाह हो गई। अनुपमा दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगी। यह हाल देख सुनकर अनु की माँ को मन ही मन फिक्र होने लगी। एक ही तो लड़की है, उसे भी यह हो गया तो क्या होगा? पूछने पर वह जो कहती उसे कोई भी समझ नहीं पाता। होठों की बात होठों पर ही रह जाती। अनु की माता फिर एक दिन जगबंधु बाबू से बोली, अजी, एक बार क्या ध्यान से नहीं देखोगे? तुम्हारी एक ही लड़की है, ये जैसे बिना इलाज की मरी ही जा रही है। जगबंधु बाबू चकित होकर बोले, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं जानती, डॉक्टर आया था, देख सुनकर बोला बीमारी कुछ नहीं है। तो ऐसी क्यों हुए जा रही है? जगबंधु बाबू विरक्त हुए बोले, फिर हम किस तरह जाने? तो मेरी लड़की मर जाए? ये तो बहुत कठिन बात है। ज्वर नहीं, खांसी नहीं, बिना बात के ही यदि मर जाए तो मैं किस तरह से बचा रहूँगा? गृहिणी सूखे मुंह से बड़ी बहू के पास लौटकर बोली, बहू, मेरी अनु इस तरह से क्यों घूमती रहती है? किस तरह माँ? तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहती? नहीं तो? अनु की माँ रो पड़ी। तब क्या होगा? बिना खाए बिना सोए इस तरह सारे दिन बगीचे में कितने बारी इधर उधर घूमती फिरती रहेगी और कितने दिन बचेगी? तुम लोग उसे किसी भी तरह समझाओ, नहीं तो मैं बगीचे के तालाब में किसी दिन डूब मरूंगी। बड़ी बहू कुछ देर तक सोचकर चिंतित होती हुई बोली,
देख सुनकर कहीं विवाह कर दो, गृहस्थी का बोझ पड़ने पर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, तो आज ये बात मैं अपने पति को बताऊंगी। पति यह बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए बोले, कलिकाल है, कर दो ब्याह, करके ही देखो, यदि ठीक हो जाए। दूसरे दिन घटक आया। अनुपमा बड़े आदमियों की लड़की है, उस पर वह सुंदर भी है, वर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक सप्ताह के भीतर ही घटक महाराज ने वर निश्चित करके चकबंधु बाबू को समाचार दिया। पति ने यह बात पत्नी को बताई, पत्नी ने बड़ी बहू को बताई और क्रमश अनुपमा ने भी सुनी। एक दिन बाद एक दिन दोपहर के समय सब मिलकर अनुपमा के विवाह की बातें कर रहे थे। इसी समय वह खुले बाल, अस्त व्यस्त वस्त्र किए, एक सूखे गुलाब के फूल को हाथ में लिए चित्र की भांति आई और खड़ी हो गई। अनु की माता कन्या को देखकर तनिक हंसती हुई बोली, ब्याह हो जाने दो, पर यह सब कहीं अन्यत्र चला जाएगा। एक लड़का लड़की होने पर तो कोई बात ही नहीं है। अनुपमा चित्र लिखित की भांति सब बातें सुनने लगी। बहू ने फिर कहा, माँ, ननद जी के विवाह का दिन कब निश्चित हुआ है? दिन अभी कोई निश्चित नहीं हुआ। नंदोई जी क्या पढ़ रहे हैं? इस बार बीए की परीक्षा देंगे। तब तो बहुत अच्छा वर है। इसके बाद थोड़ा हंसकर मजाक करती हुई बोली, परंतु देखने में खूब अच्छा ना हुआ तो? तब तो हमारी ननद जी को पसंद ही नहीं आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगा? मेरा जमाई तो देखने में खूब अच्छा है। इस बार अनुपमा ने कुछ गर्दन घुमाई, थोड़ा सा हिलकर पाँव के नख से मिट्टी खोदने की भांति लंगड़ाती लंगड़ाती बोली, मैं विवाह नहीं करूँगी। माँ ने अच्छी तरह ना सुन पाने के कारण पूछा, क्या है बेटी? बड़ी बहू ने अनुपमा की बात सुन ली थी। खूब जोर से हंसते हुए बोली, ननद जी कहती हैं वे कभी विवाह नहीं करेंगी। विवाह नहीं करेंगी? नहीं, ना करे। अनु की माता मुंह बनाकर कुछ हंसती हुई चली गई। गृहिणी के चले जाने पर बड़ी बहू बोली, तुम विवाह नहीं करोगी? अनुपमा गंभीर मुंह किए बोली, किसी प्रकार से भी नहीं। क्यों? चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम ही विवाह नहीं है। मन का मिलन ना होने पर विवाह करना भूल है। बड़ी बहू चकित होकर अनुपमा के मुंह की ओर देखती हुई बोली, हाथ पकड़ा देने की क्या बात होती है? पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं ही देख सुनकर पसंद करने के बाद विवाह करेंगी? अवश्य। तब तो तुम्हारे मत के अनुसार मेरे विवाह भी एक तरह भूल ही हो गया। विवाह के पहले तो तुम्हारे भाई का नाम तक नहीं सुना था मैंने। सभी क्या तुम्हारी ही भांति होते हैं क्या भाभी? बहू एक बार फिर हंसकर बोली, तब क्या तुम्हारे मन का कोई आदमी मिल गया है? अनुपमा बड़ी बहू के हाथ से विद्युप्त से चिढ़कर अपने मुंह को चौगुना गंभीर करते हुए बोली, भाभी, मजाक क्यों कर रही हो? या क्या मजाक का समय है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? तो सुनो। अनुपमा को लगा उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है। अचानक कतुल खां के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और वीरेंद्र सिंह का हास्य उसके मन में जाग उठा। अनुपमा ने सोचा, वे लोग जैसा कर सकते हैं वैसा क्या वह नहीं कर सकती? सती स्त्री संसार में किसका भय करती है? देखते देखते उसकी आंखें अन्य संग्रिक प्रभा से धक धक करके जल उठी। देखते देखते उसने आंचल को कमर में लपेटकर कमरबंद बांध लिया। यह हास्य देखकर बहू 3 हाथ पीछे हट गई। क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाए को जकड़कर आंखें ऊपर उठाकर चित्कार करती हुई कहने लगी, प्रभु, स्वामी, प्राणनाथ, संसार के सामने आज मैं मुक्त कंठ से चित्कार करती हूँ, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। प्रभु, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी।
ये खाट के पाए नहीं हैं, ये तुम्हारे दोनों चरण हैं। मैंने धर्म को साक्षी करके तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है। इस समय भी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करती हुई कह रही हूँ, इस संसार में तुम्हें छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। किसी में शक्ति है कि प्राण रहते हमें अलग कर सके? री माँ जगत जननी। बड़ी बहू चित्कार करती हुई दौड़ती बाहर आ पड़ी। अरे देखते हो ननद रानी कैसा ढंग अपना रही हैं। देखते देखते गृहिणी भी दौड़ी आई। बहुरानी का चित्कार बाहर तक जा पहुंचा था। क्या हुआ, क्या हो गया? कहते गृह स्वामी और उनके पुत्र चंद्र बाबू भी दौड़े आए। तट्टा गृहिणी, पुत्र, पुत्रवधू और दास दासियों से क्षण भर में घर में भीड़ हो गई। अनुपमा मूर्छित होकर खाट के समीप पड़ी हुई थी। गृहिणी रो उठी। मेरी अनु को क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, हवा करो इत्यादि। इस चित्कार से आधे पड़ोसी घर में जमा हो गए। बहुत देर बाद आंखें खोलकर अनुपमा धीरे धीरे बोली, मैं कहाँ हूँ? उसकी माँ उसके पास मुँह लाती हुई स्नेहपूर्वक बोली, कैसी हो बेटा? तुम मेरी गोदी में लेटी हो। अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई धीरे धीरे बोली, ओह तुम्हारी गोदी में? मैं समझ रही थी कहीं अन्यत्र स्वप्न नाट्य में उनके साथ बही जा रही हूँ। पीड़ा विगलित अश्रु उसके कपोलों पर बहने लगे। माता उन्हें पूछती हुई कातर स्वर में बोली, क्यों रो रही हो बेटी? अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़कर चुप रह गई। बड़ी बहू चंद्रबाबू को एक ओर बुलाकर बोली, सबको जाने को कह दो, ननद रानी ठीक हो गई हैं। सब लोग चले गए। रात को बहू अनुपमा के पास बैठकर बोली, ननद रानी किसके साथ विवाह होने पर तुम सुखी रहोगी? अनुपमा आंखें बंद करके बोली, सुख दुख मुझे कुछ नहीं है, वही मेरे स्वामी हैं। सो तो मैं समझती हूँ, परंतु वे हैं कौन? सुरेश, मेरे सुरेश। सुरेश? रखाल मजमूदार के लड़के? हाँ वही। रात में ही गृहिणी ने यह बात सुनी। दूसरे दिन सवेरे ही मजमूदार के घर जा उपस्थित हुई। बहुत सी बातों के बाद सुरेश की माता से बोली, अपने लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह कर लो। सुरेश की माता हंसती हुई बोली, बुरा क्या है? बुरे भले की बात नहीं, विवाह करना ही होगा। तो सुरेश को एक बार पूछ कर तो आओ, वह घर में ही है। उसकी सम्मति होने पर पति को कोई असहमति नहीं होगी। सुरेश उस समय घर में रहकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक क्षण उसके लिए 1 वर्ष के समान था। उसकी माँ ने विवाह की बात कही, मगर उसके कान में नहीं पड़ी। गृहिणी ने फिर कहा, सुरो, तुझे विवाह करना ही होगा। सुरेश मुंह उठाकर बोला, वह तो होगा ही, परंतु अभी क्यों? पढ़ने के समय यह बातें अच्छी नहीं लगती। गृहिणी अप्रतिभ होकर बोली, नहीं नहीं, पढ़ने के समय क्यों? परीक्षा समाप्त हो जाने पर ही विवाह होगा। कहाँ? इसी गांव में जगबंधु बाबू की लड़की के साथ। इसी गांव में जगबंधु बाबू की लड़के के साथ। क्या? चंद्र की बहन के साथ, जिसे मैं बच्ची कहकर पुकारता हूँ। बच्ची कहकर क्यों पुकारेगा? उसका नाम अनुपमा है। सुरेश थोड़ा हंसकर बोला, हाँ अनुपमा। दूर, वह तो बड़ी नकचढ़ी है। नकचढ़ी कैसी हो गई? वह तो दिखने में इतनी अच्छी है। भले ही देखने में अच्छी, एक ही जगह ससुराल और पिता का घर होना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसमें और क्या दोष है? दोष की बात का कोई मतलब नहीं।
तुम इस समय जाओ, मैं थोड़ा पढ़ लूँ, इस समय कुछ भी नहीं होगा। सुरेश की माता लौटकर आकर बोली, सुरु तो कह रहा है वो एक ही गांव में किसी भी प्रकार से विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? सू तो नहीं जानती। अनु की माता मजमूदार की गृहिणी का हाथ पकड़कर कातर भाव से बोली, यह नहीं होगा बहन, यह विवाह तुम्हें करना ही पड़ेगा। लड़का ही तैयार नहीं है, मैं क्या करूं बताओ? ना होने पर भी मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। तो आज ठहरो, कल फिर एक बार समझा देखूंगी, यदि सहमत कर सकी तो। अनु की माता घर लौटकर चकबंधु बाबू से बोली, उनके सुरेश के साथ हमारी अनुपमा का जिस तरह विवाह हो सके वह करो। पर क्यों, बताओ तो। राम गांव में तो एक तरह से सब निश्चिंत हो चुका है, उस संबंध को क्यों तोड़ दें? कारण है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, परंतु सुरेश जैसा रूप गुण संपन्न लड़का हमें कहाँ मिल सकता है? फिर मेरी एक ही तो लड़की है, उसे दूर नहीं ब्याहूंगी। सुरेश के साथ ब्याह होने पर जब चाहूंगी तब उसे देख भी तो सकूंगी। अच्छा, प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं, निश्चित रूप से करना होगा। पति नथ का हिलना डुलना देखकर हंस पड़े, बोले, यही होगा जी। संध्या के समय पति मजमूदार के घर से लौटकर आकर गृहिणी से बोले, वहाँ विवाह नहीं होगा, मैं क्या करूं बताओ? उनके तैयार ना होने पर मैं ज़बरदस्ती तो उन लोगों के घर में लड़की तो नहीं फेंकाऊंगा ना। करेंगे क्यों नहीं, एक ही गांव में विवाह करने का उनका विचार नहीं है। गृहिणी अपने मस्तिष्क पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे ही भाग्य का दोष है। दूसरे दिन वह फिर सुरेश की माँ के पास जाकर बोली, दीदी विवाह कर लो। मेरी भी इच्छा है, परंतु लड़का को किस तरह समझाऊं? मैं छिपाकर सुरेश की ओर 5,000 रुपये दूंगी। रुपए का लोभ बड़ा प्रबल होता है। सुरेश की माँ ने यह बात सुरेश के पिता को जताई। पति ने सुरेश को बुलाकर कहा, सुरेश तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। क्यों? क्यों? फिर क्यों? इस विवाह में तुम्हारी माँ की मत ही और मेरी भी मत है, साथ ही साथ एक कारण भी हो गया है। सुरेश सर नीचा करते हुए बोला, यह पढ़ने लिखने का समय है, परीक्षा की हानि होगी। उसे मैं जानता हूँ बेटा, पढ़ाई लिखाई की हानि करने के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूँ। परीक्षा समाप्त हो जाए फिर विवाह करो, जो आज्ञा। अनुपमा की माता की आनंद की सीमा न रही। फौरन यह बात उन्होंने पति से कही। मन के आनंद के कारण दास दासी सभी को यह बात बताई। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा, यह लो, तुम्हारे मन चाहे वर को पकड़ लिया है। अनुपमा लाजपूर्वक थोड़ा हंसती हुई बोली, ये तो मैं जानती थी। किस तरह जाना? चिट्ठी पत्री चलती थी क्या? प्रेम अंतर्यामी है, हमारी चिट्ठी पत्री हृदय में चला करती है। धन्य हो तुम जैसी लड़की। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा, देख सुनकर शरीर जलने लगता है। मैं 3 बच्चे की माँ हूँ और यह आज मुझे प्रेम सिखाने आई हैं।